आज मुझे बहुत आनंद हो रहा है। अभी मैंने आपके पूरे इनसे बात की कि एवरी टाइम मैं वहाँ पे बैठती हूँ। आज मैं यहाँ पे हूँ और इन लोग सब यहाँ पे हैं, क्योंकि मैंने भी जर्नलिज़्म का कोर्स किया है। 24 साल तक बॉम्बे दूरदर्शन पे मराठी न्यूज़ पढ़े हुए हैं और बहुत जनों के इंटरव्यूज़ मैं करती हूँ। आज भी मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें सब सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ करती हूँ। उसको 3 साल कल ही पूरे हो गए। अब ये चौथा साल शुरू अमृता फिल्म्स कर मेरा यूट्यूब चैनल है। आज फिल्म जब नेशनल अवार्ड अनाउंस हुआ, जो आपकी इतनी मेहनत रही उसको ऑथेंटिक बनाने में, उसको लेकर हमें थोड़ा आपका जर्नी का बात बनाएं। मैंने आज तक 9 फिल्में बनाई। ये फिल्म बनाने का जो एक मिनट ना, एक जो मेन आपका जो उसका फिल्म बनाने का आपने सोचा शौक कैसे, था। न्यूज़ रीडिंग से आप कैसे फिल्म बनाने में आए? 1979 से 2004 तक मैं न्यूज़ पढ़ती थी और जब मुझे रीडिंग क्लासेस आ गए तो मैं नहीं चाहती थी कि अभी मैं न्यूज़ पढूं और लोगों के मन में मेरी जो छवि थी वही रहनी चाहिए। ये सोच के मैंने सोचा कि अभी मैं न्यूज़ नहीं पढ़ूंगी। वैसे आई हैव डन माई MSc LLB। मेरी खुद की एक केमिकल की फैक्ट्री है अमृता इंडस्ट्रीज़ करके, वो मैं चलाती थी और फिर 3-4 साल मैंने लीगल प्रैक्टिस भी की थी। जब ये न्यूज़ देना बंद किया तो उसके बाद में मैंने सोचा कि चलो, बच्चे भी तब बड़े हो गए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिर से इधर फैक्ट्री शुरू करूँगी या तो लीगल प्रैक्टिस करूँगी। लीगल प्रैक्टिस करने के लिए मैंने फिर से शुरुआत की, मगर मुझे मालूम पड़ा कि लॉ का स्पेलिंग भी मुझे नहीं आ रहा है, सब मैं भूल गई। यानी कि मुझे फिर से वो लॉ की स्टडी करनी पड़ती थी। तो वो मुझे उस वक्त ऐसे लगा कि अभी पढ़ना कुछ ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं से भी उतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था पढ़ने के लिए। उसके बाद में मैंने सोचा चलो मैं फैक्ट्री चलाऊँगी फिर से अच्छी तरह से, और फैक्ट्री जाना शुरू किया। मगर वहाँ पे भी मेरा मन नहीं लगा। मुझे ऐसे लगता है ना कि एक बार चेहरे पे मेकअप लग जाता है ना, तो ऐसे लगता है उसका चस्का लग जाता है कि नहीं नहीं, मुझे मीडिया में ही कुछ करना है। और 24 साल के इस टेन्योर में बहुत सारे लोगों की पहचान हुई थी इंडस्ट्रीज़ के। बड़े बड़े डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को मैं वहाँ मिल चुकी थी दूरदर्शन पे। तो मुझे ऐसे लगा कि चलो मैं कुछ ग्लैमर के इसमें ही करूँगी। उस वक्त मैंने पहली फिल्म बनाई मानिनी करके, जो अब्रॉड में शूट की गई मराठी की पहली फिल्म थी। उस फिल्म को नियरली 18 नॉमिनेशंस मिले थे और 12 अवार्ड्स मिले थे। फिल्म तो बेहतर बनी थी, मगर उस वक्त इतना नॉलेज नहीं था कि कैसे उसको मार्केटिंग करना चाहिए, किस तरह से फिल्म को बेचना चाहिए। तो वो व्यावसायिक रूप से उतना यश उसमें नहीं मिला और मुझे बहुत 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 बुरा लगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने उसके लिए पैसे दिए थे। मुझे लगा कि देखो, ये बापजादों की कमाई तो है नहीं, या कोई बुरे काम करके पैसे नहीं बनाए थे। तो मुझे बहुत गिल्टी फील होता था कि मैंने मेरे हस्बैंड के पैसों का पूरा सत्यानाश कर दिया। मैंने क्यों ये फिल्म बनाने का सोचने से मुझे बहुत रिपेंट हो रहा था। उसके बाद में मेरे बच्चे उस वक्त US में पढ़ रहे थे। वो जैसे आए तो वो बोलने लगे कि मम्मा क्या कर रहे है तू, सब इधर उधर जाके टाइम पास करते। हम लोग को, हमारे मम्मा को ऐसे देखने की आदत नहीं है, कुछ तो करो। फिर उन्होंने पापा को बोला, पापा देखो आप मम्मी को फिर से पहले उसको फिल्म बनाने दो। वो फिल्म तो कितनी अच्छी बनी थी। तो मैंने बोला देखो, नहीं, मेरा रॉन्ग डिसीजन था। मुझे जो लोग चाहिए थे वैसे लोग मिले नहीं, ऐसा सब। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि देखो, ये तुम्हारा डिसीजन रॉन्ग नहीं था, तुम अज्ञानी थी, तुमको मालूम नहीं है कि फ़िल्म कैसी बनानी चाहिए। तुम किसी ने भी बोला और तुमने फ़िल्म बनाई, तुम्हें ये ज्ञान नहीं था, तो उसके लिए पहले ज्ञान प्राप्त करो। तो मैंने फिल्म मेकिंग के जो छोटे छोटे कोर्सेज रहते हैं, वो सारे कोर्सेज़ के, एडिटिंग, डबिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, सारे कोर्सेज के, कोई कोर्स 6 महीने का था, कोई 3 महीने का था, कोई साल भर का था। स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर डायरेक्शन तक के सारे कोर्सेज मैंने के। इनफैक्ट मैं तो, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अरे हमको भी फिल्म बनानी है, माझ्याकडे पैसे आहेत, मला पण फिल्म बनवायची है। तो मैं उनको बोलती हूँ आप ज़रूर बनाइए फिल्म, लेकिन वो बनाने से पहले
फिल्म क्या चीज़ है और कैसे बनानी उसका नॉलेज आप प्राप्त करो, उसके बाद में फिल्म बनाओ। नहीं तो आपके पैसे गए ये समझो। आपको 10 लोग हैं जो टोकन के चले जाएंगे। तो इस तरह से मैंने क्या सीखा वो देखने के लिए दूसरी फिल्म बनाई। दूसरी फिल्म आप मेरे को बोलो हो कम कब बोलना है तो मैं कम कर दूँ। हाँ, तो मैंने दूसरी फिल्म बनाई वादड़ वारं सुटलं ग करके। जो फिल्म मैंने 35 लैक्स में बनाई, वो उसके डायरेक्टर थे चंद्रवदन करके। वो गुजराती डायरेक्टर थे। वो मेरे फादर के एज के थे। तो उन्होंने इतना भी हाथ में नहीं रखा, हर चीज़ मेरे को बता। मैंने उनको एक ही शर्त दी थी, कुछ भी हो किसी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस फिल्म की प्रोड्यूसर हूँ। मैं वहाँ पे काम करूँगी, बस ये आप ध्यान में रखो। नहीं तो सब लोग क्या होता है, प्रोड्यूसर है तो हाँ जी साहब, मैडम 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 आप बैठो। मेरे को एकदम, मैं स्टूडियो में झाड़ू भी लगाती थी, फ्लैप भी देती थी, मगर लोगों को बाद में जो समझ में आता है वो समझ में आता ही, थोड़े दिन में सबको मालूम पड़ा ही गया। तो उन्होंने अच्छी तरह से हर चीज़ मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाई। वो फिल्म बनने के बाद उसको 30 लाख की सब्सिडी मिली, मेरे राइट्स भी बेचे गए और 35 के अगेंस्ट मुझे 45 मिल गए। मीन्स लॉस तो नहीं हुआ, जितने डाले थे उसे 5-10 लाख मुझे ज़्यादा ही मिले। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या बोला था, मैं एक्स अमाउंट तुम्हें दूंगा, बाद में तुमको जो करना है वो करो, उसमें लॉस हुआ तो तुम्हारा, अगर ज़्यादा पैसे मिले तुम्हारे, मगर सेकेंड टाइम मैं ही नहीं दूंगा। तो मैंने बोला ठीक है, जो पैसे उसमें। फिर मैंने जो पहले की फिल्म 35 की थी, तो नेक्स्ट फिल्म मैंने 60 की बनाई। जो 5-10 कम पड़े वो तो उनसे ही लिए। तो इस तरह से मैंने सेकंड फिल्म बनाई, फिर थर्ड बनाई। और इस बीच में क्या हो रहा था कि मैं बहुत सारे अवार्ड फंक्शन पे जूरी करके काम करती थी। तो उसका मुझे फ़ायदा, सब एक्सपर्ट लोगों के साथ, मुझे हालांकि इतना कुछ नहीं आता था उस वक्त, मगर सब एक्सपर्ट लोगों के साथ बैठ के डिस्कशन के बाद मुझे मालूम पड़ता था कि फ़िल्म अच्छी कैसे होनी चाहिए, और फिल्म अच्छी कैसे होने से भी फिल्म बुरी कैसी है वो जब मालूम होता था। तो मैं जब फिल्म बनाने मैंने शुरू किया तो वो पहले ध्यान रखती थी ये रॉन्ग है या राइट है। फिर जो एक्सपर्ट उनको फ़ोन करके पूछती थी, हेल्प लेती थी। इस तरह से मैंने मेरी जर्नी शुरू की और ये मेरी 9th फिल्म है शामची आई। इसके पहले भी मैंने 3-4 फिल्में बनाई, वो बहुत ही बढ़िया फिल्म थी। उसमें से एक मैं ज़रूर कहूँगी, आरोही गोष्ट तिघांची। मैं इसे बीच में थोड़ा रुक सकती हूँ ना, क्योंकि उम्र के वजह से कभी कभी कुछ याद नहीं आता है। आरोही गोष्ट तिघांची, उसका सब्जेक्ट था कि ये चैनल पे रियलिटी शो में ये बच्चों को किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता है, या पेरेंट जो है वो अपने बच्चों को 1 मिनट स्क्रीन पर देखने के लिए क्या क्या करते हैं। जैसे कि आपने भी देखा होगा, 2-2.5 साल की बच्ची इतना सा स्कर्ट और इतना सा ब्लाउज पहन के, लिपस्टिक लाल लगा के, यहाँ पे लाल लगा के, हेयर स्टाइल करके, बीड़ी जलाने पर डांस करती है। और सब लोग भी कितने चाव से उसको देखते हैं। और दूसरे दिन सब लोग ऑफिस में या ट्रेन में कहीं पे भी जाते हैं तो डिस्कस करते, अरे त्या मुलीने काल काय सुंदर डान्स केला, ती काय छान कंबर हलवत होती। अभी आप ही सोचिए कि 2 साल के बच्ची को उसके पेरेंट इस प्रकार का डांस सिखाते हैं। मैं नहीं कहती कि बच्चों को डांस नहीं करना चाहिए, मगर उनके उम्र के हिसाब से उनको डांस करना चाहिए। जो गाने गाते हैं तो उनकी उम्र के हिसाब से करना चाहिए। तो मैंने इसी बात को मेरी फिल्म में दिखाया था। और गाने भी जब गाते हैं तो शुरू में जब वो गाने गाते हैं तो जो एंकर रहता है या जो परीक्षक रहते हैं वो बोलते हैं कि ये तो गान सम्राज्ञी है, ये तो गान कोकिला है। आपने कभी देखा है ये रियलिटी शो में जो गाते हैं या जीतते हैं वो आगे जाके बड़े गायक बने हैं? वो सब ऑर्केस्ट्रा में गा रहे हैं। क्योंकि उनमें क्या होता है, एक सीज़न ख़त्म होने के बाद जब नया सीज़न शुरू होता है तो नए सिंगर्स तैयार हो जाते हैं और पुराने वालों को सब भूल जाते हैं। चैनल भी भूल जाता है, लोग भी भूल जाते हैं।
तो ये सारी चीज़ें पकड़ के मैंने वो फिल्म बनाई थी आरोही गोष्ठती गांधी। तो वो फिल्म थिएटर में 33 वीक्स चली थी, मगर ना प्रेस ने उसकी दखल ली, ना कोई चैनल ने दखल ली, उसके राइट्स बेचने के आज तक वो मेरी फिल्म ऐसी ही पड़ी है। मगर मैंने सोचा कि ये मीडिया इतना स्ट्रांग है फिल्मों का कि हम कोई भी बात लोगों को फिल्म के जरिए बता सकते हैं, ऐसा मेरा मतलब था। इसलिए मैंने सोचा भले मुझे पैसे नहीं मिले, मेरा मैसेज सब तक गया है, और जितने डाले बस उतने मिले हैं ना, ठीक है, नहीं राइट्स गए नहीं जाने दो। या तो फिर कोई राइट्स लेने के लिए तैयार रहता है मगर उसकी वैल्यू इतनी कम कर दे। अगर मैंने वो फिल्म 3-4 CR में बनाई है तो वो मेरे को बोलते हैं 30 लाख देंगे। मैंने बोला नहीं, मेरी फिल्म मेरे पास रहने दो, उसका जब टाइम आएगा, हर एक फिल्म का एक टाइम आता है, हर एक चीज़ का एक टाइम आता है, इसका जब टाइम आएगा तब मैं उसको बेचूंगी, मुझे नहीं बेचने पड़ने दो। ये मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोलती हूँ कि मुझे मालूम है मेरा घर मेरे कमाई से या फिल्मों के ऊपर नहीं चलता है, जो है वो है। तो मेरे को वो फिल्म, या ना तो मैंने कोई फिल्म बैंक से लोन लेके की है कि मुझे टेंशन है बैंक का मुझे पैसा देना है, इसलिए मेरे सर पे कोई टेंशन नहीं था। घर के सभी लोगों का बहुत सपोर्ट है, इसकी वजह से मैं ये सब कर पाती हूँ। मैम शाम से आई की अगर बात करें तो ये कहानी आपने क्यों चुना, आपको क्यों लगा कि इस पे मूवी बननी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इस पे बनी थी मूवी शायद? एक नहीं, इस पर आज तक ये मेरी फिल्म चौथी है शाम चाई की। ओके। शाम चाई सब्जेक्ट पर आज तक 3 फिल्में बन चुकी है, सेम टाइटल सेम देखा है हुआ। मैंने देखा कि आजकल आप देखोगे ना कोई भी फिल्म, इतनी मारामारी, ब्लड शेड, अश्लीलता दिखाई जाती है, डर्टी लैंग्वेज उसमें यूज़ होती है, कमर के नीचे के जोक्स होते हैं, बहुत अश्लीलता भरी है हर फिल्मों में। भले वो फिल्म अभी नाम नहीं लूँगी, बड़े बड़े स्टारों की हो, आप देखेंगे तो यही चल रहा है हर फिल्म। फिर हम लोग बोलते हैं बच्चों के लिए फ़िल्म नहीं बनती है, बच्चों के लिए फ़िल्म रहती। ये फिल्म मैं नहीं कहूँगी कि ये बच्चों के लिए है, मगर ये ज़्यादा पेरेंट्स के लिए भी है। और ये जब मैंने स्टोरी तो खैर मुझे बचपन से मालूम थी, शाम की आई स्टोरी। आप किसी भी महाराष्ट्रियन लोगों को पूछोगे तो सबको शाम की ये कथा मालूम है। स्कूल के सजावट में भी ये किताब हाँ, थी। करेक्ट। तो सबको ये स्कूल से ही शाम चाई पढ़ाई जाती है। इस फिल्म में वो माँ अपने बच्चों के ऊपर जो संस्कार करती है, जो संस्कृति अपनी महाराष्ट्रियन लोगों की संस्कृति जो है, इसका बहुत ही अच्छा दर्शन इस फिल्म में किया गया है। एक्चुअली ये साने गुरुजी ने शाम चाई करके किताब लिखा था, उस पर आचार्य अत्रे जी ने 70 साल पहले फिल्म बनाई थी शाम चाई। उसको सबने इतना सराहा कि उसको फर्स्ट नेशनल अवार्ड और सुवर्ण कमल मिला था 70 साल पहले। तो मुझे लगा कि इस ज़माने में अभी ये फिल्म फिर से बनाना बहुत ज़रूरी है। या तो पता नहीं, वो फिल्म मुझे बचपन से ही, वो बहुत फिल्म या जो नॉवेल थी वो बहुत अच्छी लगती थी, उसका इफ़ेक्ट इतना था, इम्पैक्ट इतना था कि मैंने सोचा चलो इतना जो रोज़ की फिल्में बन रही है उससे कुछ मैं अलग बनाऊं, जो लोगों को पसंद है, पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखेंगे, जिससे संस्कार, अपनी भारतीय संस्कृति वो दिख जाए, क्या किस तरह से वो माँ अपने बच्चों पर संस्कार करे। उसमें छोटे छोटे इंसिडेंट्स है। उसका लड़का जो है उसको स्विमिंग, वो डरता है, नहीं मैं स्विमिंग, माँ आके उसको वाटर वेल में ढकेल देती है, बोलते चल तेरे को स्विम करना है। ऐसी 2-4 चीज़ें, वो बच्चा पेड़ के फूल तोड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़े ऐसे वो संस्कार नहीं है। वो बोलते हैं नहीं पेड़ नहीं तोड़ना, फूलों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, फूल क्यों तोड़े, जो नीचे गिरे थे उस फूल को तो लेके आना चाहिए था। फिर बोलता है नीचे के जो फूल गिरे वो मैं भगवान पे कैसे चढ़ाऊँ। वो बोलती है भगवान ये नहीं कहता है नहीं ज़मीन पे गिरे वो फूल चढ़ाओ करके, मगर तुम जो पेड़ पे जो फूल है उसको हाथ मत लगाना, जो नीचे फूल है दूसरों को भी फूल मिलने चाहिए ना, आजू बाजू है। मैं छोटी छोटी बातें वो इतनी अच्छी है कि जब आप फिल्म देखोगे तो, क्योंकि आज ये सब नहीं बताते आज के इसमें, तो मुझे लगा कि ये फिल्म बनानी बहुत ज़रूरी है। और जो पहले की फिल्म थी 70 साल पहले जो बनी थी, उसमें वो शाम जो है वो 6-7 साल का था तभी तक की कहानी बताई है, और मैंने आगे जाके वो 35 इयर्स का होता है। शाम यानी साने गुरुजी, बहुत लोगों को ये मालूम नहीं है शाम यानी साने गुरुजी है।
तो साने गुरुजी की कथा है, जो एक फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने। हाँ, और एक बात, ये पंढरपुर का जो विट्ठल रखमाई का मंदिर है, वहाँ पे पहले सब लोग नहीं जा सकते थे, सिर्फ ब्राह्मण लोग जा या उच्च वाले लोग हैं वो ही जाके दर्शन ले सकते थे। मगर उन्होंने इतनी क्रांति की वहाँ पे जाके कि आज कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति वहाँ पे जाके विट्ठल जी का दर्शन कर सकते हैं। तो यही नहीं, स्वातंत्र मिलने के लिए भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की। फिल्म में लिमिटेशन रहता है, जितना दिखा सकते हैं मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये मारधड़ के ज़माने में ऐसी कुछ अलग फिल्म बननी चाहिए, ये सोच के मैंने ये फिल्म बनाई। शामची आई को पहले भी अवार्ड मिल चुका, जो पहली फिल्म बनी थी। करेक्ट। ये मूवी जब आपने बनाया तो आपने कभी सोचा था कि इसको भी नेशनल अवार्ड हाँ, मिलेगा? फर्स्ट डे से मुझे मालूम था इसको नेशनल अवार्ड मिलेगा। और मैं ये भी बोलती हूँ, आगे 70 साल के बाद में भी अगर ये फिल्म बनेगी तो उसको भी अवार्ड मिलेगा, क्योंकि उसका जो गाभा है, ये माँ के जो जिस तरह से अपने बेटे के साथ उसका व्यवहार है, वो कितने भी साल हो वो बदलने वाला नहीं है। जैसे पहले के ज़माने की माँ थी, अपने बच्चों को, आप खुद हर एक व्यक्ति यहाँ पे जो सोच के देखिए माँ के बारे में आपके क्या विचार है, आपके माँ के आपके बारे में क्या विचार है, वो कभी बदलेंगे? आप सोच के देखो। इसलिए मैं कहती हूँ ये माँ कभी चेंज होने वाली नहीं है। जैसे पहले के ज़माने में वो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो फिर भी अपने वो बच्चों को जो उसे मालूम था वो सिखाती थी। मगर आज भी आप देखोगे, आज की माँ जो रहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईटी क्षेत्र में काम करती है, फिल्म मीडिया में काम करते हैं, फिर भी वो अपने बच्चों को अच्छी तरह से संस्कार देती है, पालती है। ऐसे नहीं बोलती हूँ चलो मैं इतने पढ़ी हूँ मैं क्यों देखूँ, मुझे नहीं चाहिए बच्चे, ये बच्चों को देखने दो, कोई भी देखे, ऐसे नहीं करती। वो अपने जॉब छोड़ के जितना टाइम उसे मिलता है उस टाइम में वो पूरा टाइम अपने बच्चों के लिए देती है। इसलिए माँ वो माँ है, उस वक्त की माँ हो या अभी की माँ हो या और आगे के ज़माने की माँ हो, उसमें कभी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और दूसरी बात, आज की माँ की और एक खासियत है, वो पैसा भी कमाती है, तो अपने पूरे घर परिवार को हेल्प भी करती है। ये एक एडिशनल है आज की माँ का रूप। शामची आई की बात की जाए तो आपका जो रिसर्च रहा है फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा है कि आज आप चुन भी रहे हैं बहुत सारे अवार्ड्स में और फिल्म फेडरेशन में, तो आपके पास वो एक नॉलेज रही जिसको आपने अप्लाई किया इसमें और फिर नेशनल अवार्ड जीते। जो रिसर्च रहा है, जो ऑथेंटिसिटी रही है शामची आई, इसके लिए तारीफ हुई है फिल्म की, उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। जब ये फिल्म बनाने का ऐसे सोच लिया मैंने, तो पहले तो डायरेक्टर, तो मैंने सोचा मुझे रेगुलर डायरेक्टर नहीं चाहिए, तो मैंने फाइंड आउट किया कि सुजय डहाके ने इसका डायरेक्शन किया है। मैं उसके साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, एक सीरियल बनाई थी, वेब सीरीज़ थी वो, उन्होंने उसका डायरेक्शन किया था। आई वॉज वेरी हैप्पी विथ हिम कि वो अच्छी तरह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि ये सब्जेक्ट इतना संवेदनशील है और इतना सीरियसली हैंडल करना चाहिए, उसके लिए कोई नॉलेज वाला ही डायरेक्टर चाहिए। ऐसे कोई भी 2-4 सीरियल कर लिया, और आजकल लोग कैसे करते हैं, 2-4 सीरियल कर लेते हैं और डायरेक्टर बन जाते हैं और बोलते हैं मैं ये सीरियल मैंने की है, ये करना है। तो मैंने सोचा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जिसको फिल्म का बैकग्राउंड ठीक तरह से मालूम हो। जैसे कि सुजय ने फिल्म मेकिंग का यूएसएस कोर्स भी किया हुआ था और उसे अच्छा नॉलेज है, मैं देख रही थी, तो मैंने उसको बोला कि इस पर फिल्म करनी है हमें। तो उसके बाद नियरली 2 इयर्स हम लोग रिसर्च कर रहे थे इस नॉवेल पे। फिर अगर अभी के ज़माने में करना है तो उसे कलर करना है या ब्लैक एंड वाइट में है, तो मैंने स्ट्रिक्टली कुछ भी हो, कितना भी खर्च हो, ये फिल्म मेरे को ब्लैक एंड वाइट में ही करनी, क्योंकि 200 साल पुराना ज़माना हमें अगर दिखाना है तो ब्लैक एंड वाइट में ज़्यादा इसका इफ़ेक्ट आएगा। ये सोच के हमने वो ब्लैक एंड वाइट में बनाई। मगर अभी मुंबई में ब्लैक एंड वाइट का टेक्निक है नहीं, कलर ही करके उसको हम लोग ब्लैक एंड वाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, जो टेक्निक ओरिजिनल है उसी में हम लोग ब्लैक एंड वाइट में बनाएंगे। तो पूरे लेंसेज, कैमरा, वो सब हमने लंदन से मंगवाए और फिर पूरी फिल्म ब्लैक एंड वाइट की। फिल्म बनाते वक्त 2-4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट थी। ये 200 साल पुराना घर, वो भी वो
खोताची वाड़ी ऐसा बोलते हैं उसको। पुराने ज़माने में उसके फादर जो थे वो खोत थे, तो खोत यानी पैसे वाले लोग, तो उसका घर भी उतना अच्छा होना चाहिए फादर का शुरू में। तो वो घर ढूंढने के हम लोग नियरली 1 वीक तक पूरा रेकी करते रहे कोकण में। घर तो मिल रहे थे मगर हर घर में अभी फर्श लगी हुई थी, घर में टीवी, फैंसी लाइट्स आ गए थे हर एक के घर में, तो वो तो चलने वाला नहीं था। 200 साल पुराने घर में इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, कैंडल थी नहीं। तो फाइनली हमने एक घर ऐसा चूज़ कर लिया कि जहाँ पे मिट्टी की ज़मीन थी जो हमें चाहिए थी। फिर बाहर तुलसी वृंदावन हो, चूल्हा हो, जो चीज़ें वो सब थी। हाँ, मराठीमध्ये बोलू, एक मिनिट हां. माझ्या मराठी प्रेक्षकांसाठी मी मुद्दाम सांगते, तुम्ही चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन बघा. तुम्ही जे OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहता, जी मजा तुम्हाला थिएटरमधून येते ती तुम्हाला घरी बसून बघण्यात येत नाही. याचं एक कारण, तुम्ही OTTवर बघत असताना डोअरबेल वाजते, घरात कुकरची शेटी वाजते, मेडला तुम्ही इन्स्ट्रक्शन देत असतात, नवरा असतो तो बायकोला सांगतो, जागा मला 1 कप चहा घेऊन ये. हे खूप तुम्हाला डिस्टर्बन्स असतं. तुम्ही शांततेने एकाग्रतेने चित्रपट पाहू शकत नाही. व्हेअरएज तुम्ही जर थिएटरमध्ये जाऊन चित्रपट पाहिलात तर तुम्हाला त्या चित्रपटाचा आनंद घेता येईल. मी फक्त माझ्याच चित्रपटांविषयी बोलत नाही आहे, सर्व चित्रपटांविषयी बोलते. आणि मराठी प्रेक्षक हा थिएटरमध्ये जात नाही. अजून एक मला शासनाला पण सांगावंसारखं वाटतं की प्रत्येक मल्टिप्लेक्समधला एक स्क्रीन मराठी चित्रपटांसाठीच राखून ठेवला पाहिजे. मग तिकडे शाहरुख खानचा असू देत, सलमान खानचा असू दे, आमिर खानचा, कोणाचाही हिंदी चित्रपट आला तरी त्या थिएटरला हिंदी चित्रपट लागताच कामा नये आणि तिकडे मराठी चित्रपट लागला पाहिजे, तर थोडीशी मराठी इंडस्ट्री जगेल. नाहीतर जर अशा तऱ्हेने खूप छान छान फिल्म बनत आहेत आणि मराठी फिल्म तुम्ही बघाल तर त्याचा गाभा, कारण मराठी वाङ्मय एवढं आहे, त्याचं कॉन्टेंट जे मराठी फिल्ममध्ये आहे ते तुम्हाला हिंदी, गुजराती, सिंधी त्याच्यात सापडत नाही. का लोक त्यांच्या लँग्वेजमधले चित्रपट मराठी कादंबऱ्यांवर आधारित करतात? कारण जी गोष्ट मराठीत आहे, मराठीचा सुगंध आहे, तो सगळीकडे पसरतो आहे. सगळ्यांना त्याच कथांवरती चित्रपट करायचे असतात. तर मला असं वाटतं, मी लोकांना आवाहन करेन की तुम्ही कृपया हे चित्रपट थिएटरमध्ये जाऊन बघा. तुम्हाला त्याचा आनंद पण तुम्हाला मिळेल. आणि मराठी सगळे चित्रपट टॅक्स फ्री असतात हो, तुम्ही नक्की जा. तसंच थिएटर मालकांना पण मी सांगेन किंवा जे मल्टिप्लेक्स चालवतात त्यांना सांगेन की तुम्ही एक स्क्रीन कृपया महाराष्ट्र आहे, मराठी चित्रपटांसाठी एक स्क्रीन कायम ठेवा. तसंच जे कॅन्टीन असतं तिथे, पूर्वी आम्ही जेव्हा चित्रपट बघायचो 50 रुपयात किंवा 100 रुपयात वेफर, पॉपकॉर्न, सॉफ्ट ड्रिंक, पाण्याची बाटली घरून घेऊन जायचो. हे सगळं बघता येतं. परंतु आज तुम्ही एखादा चित्रपट बघायला गेलात, चित्रपटाच्या तिकिटाने एवढाच खर्च त्या खाण्याचा असतो. तर मला असं वाटतं की काहीतरी याच्यावर विचार व्हायला पाहिजे. तुम्ही तुमचं घरून खाणं आणा, परमिशन द्या. अनेक आता मराठी चित्रपट बघण्याचा जो एक ग्रुप आहे तो 50+ आहे. आजची तरुण पिढी मराठी चित्रपट बघत नाही. त्यामुळे मी सगळ्या तरुण पिढींना पण आवाहन करेन की असे चित्रपट तुम्हाला हिंदी, इंग्रजीमध्ये पाहायला मिळणार नाही आहे, जे मराठीत बघायला मिळतील. तर खास करून तरुण पिढीने मराठी चित्रपट बघायला पाहिजेत. आपली संस्कृती काय आहे, मराठी म्हणजे काय, महाराष्ट्रीयन घरातलं वातावरण काय आहे, जी चव तुमच्या पुरणपोळीला, वरण भाताला आहे, ती तुम्हाला पिझ्झा आणि याला येणार नाही. तर माझी गोष्ट लक्षात असू द्या आणि त्याप्रमाणे बघा. श्यामची आईला नॅशनल अवॉर्ड मिळाल्यानंतर पुन्हा ही मूवी प्रेक्षकांसाठी री-रिलीज करायचा प्लॅन आहे का थिएटरमध्ये? छान प्रश्न विचारलात. मला हा प्रश्न प्रत्येक कॉन्फरन्समध्ये विचारला जातो, प्रत्येक मुलाखतीत विचारला जातो. मी आता तुम्हाला थोडक्यात सांगते. हा सिनेमा पुण्याला चाफळकरचं थिएटर आहे, मल्टिप्लेक्स आहे, तिथे लागला होता. आणि ते मला म्हणाले होते, इतका सुंदर सिनेमा आहे मॅडम, मी हा सिनेमा 1 महिनाभर तरी इथून काढणार नाही आणि हा सिनेमा मी एका स्क्रीनला ठेवणार. परंतु
एका आठवड्यातच त्यांनी तिथून चित्रपट काढला. जेव्हा त्यांनी काढला मला खूप वाईट वाटलं. मी त्यांना म्हटलं, का हो तुम्ही तर म्हणाला होतात मी काढणार नाही, इतका छान चित्रपट आहे, लोकांनी बघायला पाहिजे. तर ते म्हणाले, मॅडम काय करू. त्याच वेळेला एक मोठ्या बॅनरचा हिंदी चित्रपट आला आणि त्यांनी सांगितलं की सगळ्या स्क्रीनला आमचा चित्रपट लावा. म्हणून तो चित्रपट तिथून काढावा लागला. आता तुम्ही माझं थिएटरही होतं बरं का, महाराष्ट्र गोवा बॉर्डरला. त्यामुळे ते म्हणे, मॅडम तुमचं थिएटर पण होतं, तेव्हा तुम्हाला माहिती आहे थिएटर मालकाची दुःख काय आहेत. जर मराठी चित्रपटाच्या एका तिकिटामागे मला 50 रुपये मिळत असतील, तर हिंदी चित्रपटाच्या एका तिकिटामागे मला 200 ते 250 रुपये मिळतात. आता तुम्हीच सांगा व्यावसायिक गणित कसं बसेल. तुम्ही माझ्या जागी असतात तर काय केलं असतं. मी काही बोलू शकले नाही. त्यामुळे हा चित्रपट चांगला असूनही, त्याचे रिपोर्ट्स एवढे चांगले असूनही हा चित्रपट सगळ्यांना पाहता आला नाही. उदाहरणादाखल तुम्हाला काही गोष्टी सांगते. तुम्ही कम्फर्टेबल आहात ना. मी जेव्हा हा चित्रपट पहिल्यांदा मी फक्त माझ्या घरातले कोणी कधी शूटिंग बघायला येत नाहीत की आम्हाला भाग घ्यायच्यामुळे कोणालाही इंटरेस्ट नाही. परंतु झाल्यानंतर मी स्पेशल त्या सोहोमध्ये अरेंज केलं होतं. फक्त माझे फॅमिली मेंबर, मी, माझ्या सुना, माझे नातवंड, माझी दोन्ही मुलं, माझ्या नंदा, माझ्या बहिणी, फक्त एवढे मेंबर आम्ही होतो आणि सिनेमा बघत होतो. एका व्यक्तीला फक्त मी बोलवलं होतं, ते म्हणजे उज्ज्वल निरगुडकर. उज्ज्वल निरगुडकर म्हणजे मी तुम्हाला त्यांच्याबद्दल काही सांगायलाच नको. ते एकटे इंडियन आहेत की जे ऑस्करवरती ज्युरी म्हणून काम करतात. तर ते आमचे फॅमिली फ्रेंड आहेत. म्हणून मी त्यांना म्हटलं, उज्ज्वलजी तुम्ही या आणि ही फिल्म कशी झाली आहे ते बघा, तुमचं काय सजेशन आहे, मी काय चेंजेस वगैरे करू का त्याच्यात. कारण सगळे स्पेशल इफेक्ट वगैरे झालेले नव्हते. पहिली झालेली जी कॉपी होती ती त्यांना दाखवली, म्हणजे मी चेंजेस करू शकत होते. सिनेमा संपला आणि ते म्हणाले की हा सिनेमा ऑस्करच्या लायकीचा झालेला आहे. एकही ह्याच्यात कमतरता नाही आहे. टेक्निकली सुद्धा इतका सुंदर सिनेमा झालेला आहे. हा तुमचा सिनेमा ऑस्करला जाईल, हे त्यांचे शब्द होते. म्हणजे मी त्यांना म्हटलं, मला तुमचं खरं आणि परखड मत हवं आहे. जिथे चुकलं आहे ते मला चुकलं आहे म्हणून पण सांगा. तर ते म्हणाले, मी खरंच सांगतो की ह्याच्यात काहीही दोष काढण्यासारखं नाही. आता जे फायनल टचअप आहे ते तुम्ही करा. त्यानंतर हा चित्रपट महेश मांजरेकरजींनी पाहिला. महेश मांजरेकर म्हणाले, माझ्या अंगावर शहारं आलं हा चित्रपट बघून. इतका अप्रतिम चित्रपट झालेला आहे, कुठेही काहीही दोष काढण्यासारखं नाही आहे. हा चित्रपट तुला अवॉर्ड मिळवून देणार. नॅशनल अवॉर्ड तर कुठेच गेलं नाही, हे त्यांचे शब्द. त्यानंतर आमच्या इथे एक डॉक्टर अविनाश फडके म्हणून एक डॉक्टर आहेत. ते सगळे सिनेमे पाहतात आणि एकदम फिल्मचे दर्दी आहेत. डॉक्टर पॅथॉलॉजिस्ट आहेत, ते त्याच्यातले एक्सपर्ट आहेत. त्यांची सगळीकडे चेन आहे बघा. त्यांनी हा सिनेमा पाहिला आणि त्यांनी सिटी लाईटची 1000 तिकीटं विकत घेतली. त्यांच्या पूर्ण स्टाफला नातेवाईक सगळ्यांनी हा सिनेमा बघायला पाहिजे, थिएटरमधून हा सिनेमा जाता कामा नये म्हणून वेगवेगळ्या दिवसाची वेगवेगळी 1000 तिकीटं घेतली आणि सगळ्यांना त्यांनी तिकीटं वाटली, जेणेकरून मॅक्झिमम लोकांनी हा सिनेमा पाहावा. असे जयेंद्र साळगावकर कालनिर्णयवाले, त्यांनी बघितला. ते घरी आले आमच्या आणि म्हणाले, अमृता हा चित्रपट तुला नॅशनल अवॉर्ड मिळवून देणार. म्हणजे ज्या तज्ज्ञ लोकांनी मला हे सांगितलं, त्यामुळे माझ्या भावना खूप उंचावल्या की हा चित्रपट आणि पहिल्यापासून सिनेमा करताना पहिल्या दिवसापासून माझ्या मनात ही भावना होतीच की हा सिनेमा मला अवॉर्ड दिला. कारण मला कळत होतं ज्या तऱ्हेनं तो चित्रपट घडत होता तेव्हा मला लक्षात येत होतं. त्यामुळे मी कुठेही ते करताना कॉम्प्रोमाइज कशातही नाही, जितकं खरं आहे तितकं आपल्याला दाखवायला पाहिजे, जितकं आपल्याला त्या काळात पोचता येईल तेवढं आपल्याला पोचायला पाहिजे. त्यामुळे मी खूप मेहनत घेऊन केली. परंतु प्रेक्षकांचं मी दुर्दैव म्हणेन की त्यांना हा चित्रपट थिएटरमध्ये पाहता आला नाही. कारण कुठल्या तरी एका हिंदी मोठ्या नटाचे सिनेमा आले आणि थिएटरमधून माझा चित्रपट उतरवला गेला. परंतु मी त्याच वेळेला म्हटलं होतं हा रिलीज करूया का. मी 2-3दा अचानक थिएटरमध्ये गेले, बघितलं तर 4 ते 5 माणसं होती. तर आणि ज्या तऱ्हेने रिस्पॉन्स आला त्याने मला खूप वाईट वाटलं की अरे मी एवढे 6-7 कोटी घालून हा सिनेमा बनवला आणि मला 6-7 हजार पण मिळत नाही आहेत.
परंतु तेव्हाच एक इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल बँगलोरला झाला आणि श्यामच्या या चित्रपटात 10 लाखाचा चेक मिळाला बेस्ट फिल्म म्हणून. मला पुन्हा जाणीव झाली की नाही, माझा चित्रपट छानच झालेला आहे. आणि त्यामुळे हळूहळू मनात त्याच वेळेला विचार येत होते की आपण पुन्हा रिलीज करूया का. आणि आता तर अगदी म्हणजे हे मी ठरवलंच आहे म्हणायला हरकत नाही की हा सिनेमा रिलीज करायचा, कारण लोकांना थिएटरमध्ये नव्हता म्हणून बघता आला नाही. पण यावेळेला मात्र मी प्रेक्षकांना विनंती करेन, मी फक्त एका आठवड्यासाठी तो रिलीज करेन एक मोजक्या थिएटरवर. कसा रिस्पॉन्स देईल, कारण मी ह्याच्यात खूप पैसा घालवला आहे. मला समजतं आहे की माझं किती नुकसान झालं आहे, पण हे नुकसान सगळं एका नॅशनल अवॉर्डने मला जे नाव मिळालं आहे त्याच्यात सगळं भरून आले असं मी समजते. मराठी लैंग्वेज को लेके बैरियर जैसे हिंदी ऑडियंस है, हाँ, तो मराठी लैंग्वेज को वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो क्या ऐसा कुछ प्लान है कि इसको हिंदी में डब किया जाए और फिर इसको ओटीटी वगैरह पे या कहीं रिलीज किया जाए? वो तो होगा ही. अभी जब कोई फिल्म को नेशनल अवार्ड मिलता है, वो किसी भी लैंग्वेज में हो, वो हर लैंग्वेज में डब किया जाएगा. वो तो होगा ही. अभी वो दूसरे लैंग्वेज के जो प्रोड्यूसर रहेंगे या जो डिस्ट्रीब्यूटर रहते हैं वो इस फिल्म को लेते हैं और उनकी लैंग्वेज में डब करते हैं, या तो मुझे वो डब करके फिर बेचनी पड़ेगी. ममता जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? इट्स अ बिग जर्नी फिर 25 इयर्स इन न्यूज़ रीडिंग, फिर आपकी 9 फिल्में, इस स्टेज और एज ऑफ करियर इतना बड़ा अचीवमेंट लेना. आज मुझे बार बार मेरा एज बोल के आप मेरे को बिल्कुल नहीं, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं. मेरा आज 70 साल का एज है और मैंने तो सोचा था अभी रिटायरमेंट ले लूँ, मगर ये अवार्ड मिलने के बाद घर के लोग ही बोल रहे अभी तुम नेक्स्ट फिल्म बनाओ ऐसे हो रहा है. और मैं सबको यही बोलूँगी, इतना बड़ा इंस्पिरेशन है ये सब. हाँ, घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी क्षेत्र में कोई लेडी जाए तो उसके घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो क्या मैसेज देंगे आप ऑडियंस को? मैसेज तो वही दूंगी कि मेरी 10 फ्रेंडें मुझे बोलती है, मेरे पास मेरे फ्रेंड सर्कल जो है वो हर एक बोलता है अरे मैं फाइनेंस करूँगा, तुम फिल्म बनाओ. तो बहुत लोग हैं पैसा डालने के लिए, और सबसे ज़्यादा पैसा तो मैं बोलूँ ये जो आमदार खासदार रहते हैं, जो इंस्पेक्टर रहते हैं, IAS ऑफिसर, उनकी सबकी वाइफ को फिल्म मेकिंग में करियर बनाना बहुत अच्छा लगता है. मगर ऐसा आप प्लीज़ मत करो. आप फिल्में बनाइए मगर उसके पहले उसकी पूरी जानकारी, उसका जो ज्ञान है वो पहले आप प्राप्त करें. नहीं तो आप बोलेंगे इसने मुझे फंसाया, उसने मुझे फंसाया. कोई किसी को फंसाता नहीं है, वो हर एक आदमी का ज्ञान रहता है, अज्ञान रहता है. तो अज्ञान मत बनो, आंखें खुली रखो, थोड़ा नॉलेज पता कर लो पहले, और उसके बाद में किन लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं वो देखो और फिल्में बनाओ, ज़रूर बनाओ. आपको बहुत आनंद मिलेगा फिल्में बनाने से. थैंक यू.